नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की हाल ही में जो एग्जाम हुई थी उसके जो आंसर की जारी करी गई है, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा मैथ्स बाय विक्रम बेनाड चैनल पर। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं मैथ से तो डेली रात्रि 8 बजे मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा नया देखने को। और अगर आप किसी तरीके का विज्ञापन और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम भी सेम नाम से मैथ्स बाय विक्रम बेनाड के नाम से, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हो हमसे जुड़े रहने के लिए। ठीक है, आज अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एमटीएस की जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 20 क्वेश्चन मिले थे अपने को मैथ्स के और 20 मिले थे रीजनिंग के। तो आज अपन इसमें बात करेंगे ओनली मैथ्स के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर। और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है पेपर अपने को, जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो 2 मई का पेपर है और उसका टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट है 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल आए और कैसे उनका सॉल्यूशन करते हैं और किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना चाहिए ताकि वहाँ पे टाइम अपन बचा सके। देखिए दोस्तों, आपको जो आता है वही मेरे को आता है, मेरे को कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है। आप भी पढ़ सकते हैं किताबें, मैंने भी मेरे द्वारा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो आपको नोटिस करना है कि मैं किस तरीके से सवाल को यहाँ पे करवाता हूँ, ताकि अपने नॉलेज तो अपने पास में बहुत होती है पर कंपटीशन के एग्जाम में नॉलेज अपनी काम नहीं आती, अपनी स्किल काम आती है कि अपना पेपर को किस अंदाज से देखते हैं और किस अंदाज से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्वेश्चनों को किस तरीके से यहाँ पे सोल्व करता हूँ और एक रफ पेपर का मिनिमम यूज करते हुए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर का हल करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को क्वेश्चन के अंदर पहला नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर के अंदर कि पी क्यू आर और एस क्या है। पहला नंबर का क्वेश्चन है पी क्यू आर और एस है, क्या है एस। इनका क्या दिया हुआ है, औसत, इनका औसत दिया हुआ है। इनका औसत कितना है, इनका औसत दिया हुआ है सर, इनका औसत दिया हुआ है 30 और पी व क्यू का औसत कितना है, इसका औसत दिया हुआ है यहाँ पे, औसत दिया हुआ है यहाँ पे 12। तो देखिए दोस्तों, अपन औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं का जो मान है उसको जोड़ते हैं और ये संख्या कितनी है उसका अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है औसत। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है देखिए आर और एस का औसत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आर और एस का औसत क्या होगा, यहाँ पे आर और एस का औसत ज्ञात करवा रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 संख्याएं दी हुई पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे औसत दिया हुआ है 4 संख्या होगा। तो भाई यहाँ पे देखो टोटल मान ज्ञात करेंगे अपन, इसके लिए अपन को क्या करना जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे टोटल मान की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं और औसत 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका पूरा मान निकाल लेंगे। 4 से क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे गुणा, क्या कर देंगे 4 से गुणा। तो पी क्यू आर एस का वैल्यू का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। उसमें से 2 की वैल्यू अपने को पता है, पी और क्यू का औसत कितना दिया हुआ है 12, तो इसको कर देंगे किससे 2 से गुणा, तो क्या मिल जाएगा 24। अब बच गए कितने 2, आर और एस। अब आर और एस बच गए, तो आर और एस का औसत देखेंगे तो इसमें से 120 में से क्या कर देंगे अपन 24 कम कर देंगे, क्या कर देंगे 24 कम कर देंगे। तो यहाँ 24 कम करें तो बच जाएंगे कितने 96 बच जाएंगे। अब इसका औसत की बात कर रहा है, अब औसत की बात कर रहा तो ये तो क्या आ गई, दोनों की आर और एस की वैल्यू का योग आ गया। अब औसत के लिए 2 संख्या है उसका 2 का भाग दे तो कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। तो ये तो क्या थी, आपको समझाने के लिए मैंने 3 लाइन यहाँ पे करी थी। ठीक है, नहीं तो आपको इसको कर सकते हैं और भी शॉर्ट तरीके से बिना इसमें पेन पेपर के। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर का दिया हुआ है कि जया ने 14,800 की राशि को, कितनी राशि को, जया ने 14,800, ये क्या है मूलधन है। जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर, कितना है दर यहाँ पे की दी हुई है 8.5%, क्या है 8.5% वार्षिक दर पर। इसने क्या किया 8.5% की वार्षिक दर पर निवेश किया है। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना होगा, 6 माह पश्चात। अब देखो भाई ये तो क्या है वार्षिक यानी 12 माह की बात कर रहा है। अब आप सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, देखो 12 माह की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब इसने जो ये दर है ना वो क्या है सिंपल यानी साधारण ब्याज की दर है,
साधारण ब्याज की दर है। अब साधारण ब्याज की दर की अपन बात करते हैं ना, तो वो क्या होती है 3 महीने में होती है, फिर उसमें दुगुना कर दो 6 महीने, फिर उसका 6 महीने का दुगुना करेंगे तो 12 महीने हो जाता है। तो यहाँ पे क्या 8.5% क्या दी हुई 12 महीने की। अब बात कर रहा है कि 6 महीने की निकालने के लिए कि 6 महीने में उसका अर्जित ब्याज कितना होगा। 6 महीने का ब्याज पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका आधा कर देंगे, 6 महीना हो जाता है, तो इसकी साधारण ब्याज में इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके आधी अपन कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 4.25। अब ये इसका क्या हुआ मूलधन दिया हुआ है, तो इसका 104% निकाल लो यहाँ पे। तो 14,800 का निकालेंगे अपन 4.25% मूलधन गुणा दर। ठीक है, अपन जैसे साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर इंटू समय। ठीक है, अब वो समय होता है पर आपने क्या कर दिया, उस समय को यहीं पे पहले इस समय के हिसाब से आपने दर को कन्वर्ट कर दिया। तो अपन को क्या निकालना 4.25% निकालना है किसका 14,800 का। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दी ना अपन ने, तो अपने क्या हो गई समस्या। तो अपन देखो यहाँ पे देखो अभी कैलकुलेशन का खेल है, अपन इसको करने बैठ गए ना तो अपन क्या हो गए इसमें पूरे हो गए। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ 14,800 दिया हुआ ना आपको, इसको तो लिख देता हूँ ऐसे कैसे। अब ये 4.25 दिया हुआ है, 0.25 है, तो परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो आ गई और 2 जीरो ये पॉइंट उठाने के लिए आ गई, 4 जीरो हो गई ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 25 का अपन क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। तो 25 का कितने बार गया इसमें 25 कम 25 और बच गए कितने, तो इसमें भाग कितने बार गया 17 बार। कितने बार गया 17 बार गया। ठीक है, भाग कितने बार गया इसमें 17 बार गया। अभी यहाँ पे अपन भाग देंगे तो कितने बार 400 बार गया। ठीक है, 400 में से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब ये बच गए 4 से यहाँ पे निकाल दो, 4 3 12 और 7 चौक 28 ये हो गया। तो 17 7 119 बच गए कितने 11 और 17 51 और 11 62। ठीक है, कितना हो गया 629 हो गया ना। अभी यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट कट किया था, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को 2 जीरो से 2 जीरो कट करने पे, पर यहाँ पे 25 का बाद देने पे क्या हो गया एक तरीके से इजी हो गई। ये चीज़ें सभी आपको क्या है डेली आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ें तो क्या मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए आपको मेरे को भी क्या है टाइम लग रहा है यहाँ पे और लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ए बी और सी अकाउंटेंट है। क्या है अकाउंटेंट है, ए बी और सी क्या है अकाउंटेंट है। ए बी और सी क्या है अकाउंटेंट है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेले 6 घंटे में फाइल रिटर्न करता है, मतलब रिटर्न फाइल कर सकता है। ए के कितने घंटे में कर रहा है इसको, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ए कर रहा है कितने में 6 घंटे में। मान लो कोई काम मान लो भाई, ये तो क्या है इसने क्वेश्चन में तो क्या है अकाउंटेंट दिया है तो उस हिसाब से इसका वर्किंग दिया हुआ है। अपन मान लो लेबर मान लो, अपने तो एग्जाम में सवाल करना है ना, तो अपने को क्या है ये घुमाने के लिए इसने दिया फाइल रिटर्न कर सकता है, उससे अपने कोई काम नहीं किया, मतलब ये अपन सीधा बोलेंगे कि ये कोई काम 6 घंटे में कर सकता है। और बी उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, बी कर सकता है उस काम को 10 घंटे में। ठीक है, अब क्या करता है सी के साथ मिलकर वो 3 घंटे में कर देते हैं। अब सी के साथ मिलकर यानी तीनों क्या करते हैं उसको 3 घंटे में कर देते हैं। अब भाई तीनों 3 घंटे में करते हैं तो इसके लिए अपन ने समय जो अपन ना समय की जो प्रश्नावली है उसमें जाके मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे तीनों है ना, तो ये तो क्या करेगा 1/3 है सूत्र इसका, तीनों करेंगे तो 1 घंटे में 1/3 काम करेगा। और इसमें से इसका कम कर दो। ये सवाल क्या पूछ रहा है किसी अकेला, तो भाई तीनों काम कर सकते हैं ना। अब मैं देखो इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे दिया हुआ 6 घंटा, यहाँ पे 10 घंटा और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 घंटा। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ जो दिए हुए है ना, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 3 घंटे मान लो, क्या मान लो 3 घंटे मान लो। ठीक है, अब भाई पूरा काम क्या है 30 घंटे है, क्या मान रहा हूँ मैं पूरा काम 30 घंटे मान रहा हूँ। ये क्या कर रहा है 6 घंटे, 6 घंटे में काम कर रहा है तो 1 घंटे में क्या काम कर रहा है 5। ठीक है, या मैं घंटे नहीं मैं इसको काम मान लो भाई, ये 6 घंटे में 30 काम कर रहा है तो ये क्या कर रहा है 1 घंटे में 5 काम कर रहा है। ठीक है, और बी 10 घंटे में काम कर रहा है तो 1 घंटे में क्या कर रहा है 3 कर रहा है। अब ये तीनों 3 घंटे में कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे में क्या काम कर रहे हैं 10 काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, ए है ना ए वो तो काम कर रहा है कितना 5, कितना कर रहा है 1 घंटे में 5 काम कर रहा है। भाई 6 घंटे में 30 काम कर रहा है तो 1 घंटे में 5 काम करेगा नहीं करेगा, 6 5 30। ठीक है, अब बी काम कर रहा है 10 घंटे में पूरा 30, तो 1 घंटे में कितना करेगा 3 कर रहा है।
अब देखो ये तो हो गए ए का और बी का, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, तीनों 3 घंटे में कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर ही है ना, तीनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहा है, 10। अब देखो ए 5 कर रहा है, बी 3 कर रहा है और तीनों मिलकर 10 कर रहा है, तो एक सी जो बचा है ना वो कितना काम करेगा भाई, 5 और 3 8, 8 10 में से कम करेंगे तो क्या काम करेगा वो, 2 काम, मतलब 1 घंटे में 2 ही काम करेगा वो, 1 घंटे में 2 काम करेगा, तो वो पूरा जो सी है ना वो 1 घंटे में करेगा कितना, 2 काम करेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 काम करेगा तो काम के समय बाद है, तो टोटली जो फाइल रिटर्न करेगा वो कितने घंटे में करेगा, वो 15 घंटे में करेगा। कितने में, 15 घंटे में करेगा। आ गया समझ में भाई, अपन ने काम मान लिया इसको भाई, 30 काम है अपने पास में, ये 6 घंटे का टाइम लगा रहा है तो 1 घंटे 5 काम तो कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है। बी 10 घंटे का टाइम लगा रहा है पूरे काम में, तो 1 घंटे में 3 ही काम कर रहा है। अब ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 3 घंटे लगा रहे हैं, तो ये क्या 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 10 ही काम कर रहे हैं। अब भाई 10 काम कैसे करेंगे, ये तो 5 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तो 10 काम कैसे करेंगे, तीनों मिलके, तो इसका मतलब 2, सी है ना 1 घंटे में 2 ही काम कर रहा है। अब सी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, 30 काम करने में कितना घंटे लगाएगा, 15 घंटे लगाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 15 घंटे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 रुपये। हाँ, अब देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है एक कंप्यूटर का 10,000। कितना है, 10,000 है। ठीक है, और कंप्यूटर का जो सेल्स प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है कंप्यूटर का, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कंप्यूटर का 7,750। कितना दिया है, 7,750 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है यदि 15% और X% की 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते, बट्टे यानी छूट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो छूट क्या कर रहा है, 2 छूट दे रहा है, क्रमागत छूट दे रहा है ना ये। तो देखो मैं यहाँ पे क्या मान के चलूँगा, एक तो छूट उसने क्या दे दी, 15% की दे दी, और एक दे दी X% की। ठीक है, एक X% की दे दी ना, और विक्रय मूल्य इसका ये हो गया। अब देखो अंकित मूल्य यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है, 10,000, एक लाइन का ये 70, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक लाइन का ही है। अब उसने क्या करी, 15% की छूट दे दी। अब भाई 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसमें 15 की छूट दे रहा है, तो कितने बच गई हो, 50% उसकी कीमत बच गई। ये लो 50% ले लिया। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, तो भाई एक्स की छूट देगा तो बचे हुए वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस का एक्स, तो 100 माइनस का एक्स लिख दो यहाँ पे, और प्रतिशत हटाने के लिए इसमें भी 100 का भाग कर देंगे अपन, बराबर कितने कर दें, 7,750 हो गया। ये लो, अब साहब यहाँ से 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, कट गए साहब, कट गया। अब देखो यहाँ पे अब 85 है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भाग दे देंगे किसका अपन, 17 का। 17 5 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68। कितना है, 17 चौको 68 है। 17 5 85 और यहाँ है 17 चौको 68 और 17 5 85। ठीक है, 5 से ये 9 बार यानी 90 आ गया। तो यहाँ पे देखो 100 माइनस का x बराबर कितना है, 90, तो x बराबर कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, अब देखो एक लाइन, मात्र एक लाइन का सवाल है। अभी अब अपन बात करेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन की। यदि a अपने आय का 18% बचाता है, अभी देखो यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि ये क्या, ये बोल रहा है कि a अपने आय का क्या बचाता है, 18%। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ए है, ए की आय क्या है, 100 रुपये, बचाता कितना है, 18। तो खर्च कितना कर दिया उसने भाई, खर्च कितना कर दिया उसने, 82 खर्च कर दिया उसने। ए है ना अपनी आय का 18% बचाता है। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी आय क्या हो जाती है, 141 हो जाती है, 41% की वृद्धि हो जाती है, 141 हो जाती है, फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। भाई देखो मैं यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कर देता है, ये 18 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितनी है, 82। अब इसकी आय क्या हो गई, 41 बढ़ गई तो 141 हो गई, उसके बावजूद भी ये क्या बचा रहा है, 82 बचा रहा है। क्या बचा रहा है, उसके बावजूद भी 82 बचा रहा है। तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई साहब, उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। तो पहले तो उसका व्यय क्या था, 18% था। 100 अपने राशि मानी चली तो उसमें 18 खर्च कर रहा था, तो 82 बच रहा था उसका, तो क्या हो गया उसका 18%
वे हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गई, इसकी राशि 141% पर बढ़ गई और ये भी राशि जो बचत है वो शेष ही है। तो अब यहाँ पे भाई 18 तो ये खर्च कर रहा था, उसके अलावा भाई 18 तो ये खर्च कर ही रहा था, इसके अलावा 41 ये मिले, ये भी तो इसने खर्च कर दिए। तो 18 रे 19 और 19 से 40 59 होता है। कितना होता है? 59 होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, कितना होता है? 18 और 41 कितना आता है? 59। 59 क्या है? 141। भाई 141 है ना, उसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट क्या है? तो ये बोल रहा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके व्यय में। भाई उसके व्यय में पहले 18 था, अब कितना हो गया उसका व्यय? अब उसका व्यय हो गया 59 रुपये। मतलब अब 59 का क्या निकालेगा अपन? 59 का निकाल। तो देखिए दोस्तों, मेरे भी यहाँ पे क्या समझने में कंफ्यूज हो गया था। सबसे बड़ी यही तो चीज़ें होती है, एग्जाम में भी क्या होता है अपने कंफ्यूज हो जाता है, और कंपटीशन के एग्जाम में तो एक एक नंबर या एक एक पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया था, इसको 18% को पहले खर्च मान लिया था। क्या मेरे को लगा कि यहाँ पे 42% भाई इतना कौन खर्च करता है, पर यहाँ पे तो भाई उल्टी गंगा बह रही है। ये 42% तो खर्च कर रहा है और 18% ही क्या है, बचत कर रहा है। और अभी नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है, इसकी राशि 100 रुपये पर मान के चले थे, प्रश्न में क्या कर दिया इसने, 41% बढ़ा दिया था, 141 हो गया। और यहाँ की बचत है ना वो 18, अभी बचत बंदे की उतनी ही है, कितनी है? 18 ही है, और खर्चा और बढ़ा दिया इसने। अब ये पूछ रहा है इसके खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई, तो भाई 82 तो ये पहले खर्च कर रहे थे, 41 होता है, इसको भी जमा गया है। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए भाई 3, तो ये हो गए 123। कितने हो गए? 123। भाई 123 रुपये तो ये अभी भी खर्च कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि उसके खर्चा है ना उसमें कितने % की वृद्धि हुई, तो ये तो कितना होगा? 123 होगा, 123 कितना? 82 के परिदृश्य में। और कितना है % होगा? भाई खर्चे की तो पूछ रहा है, पहले खर्चा 82 था, अब 123, तो खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई। अब खर्चे में जब वृद्धि अपन ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो अपने इसको किससे करेंगे? यहाँ पे करेंगे 41 से। कितने से? 41। 41 दूना ये तो 82 और 41 तिया ये हो गया 123, और ये हो गया 300, और 300 में भाग देंगे तो कितना? 150। मतलब ये हो गया 150%। 123 कितने % की वृद्धि हो गई? तो ये 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये वृद्धि पूछ रहा है कि उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि हो गई। मैंने तो क्या जनरली कॉमन सेंस यहाँ पे यूज किया था भाई, 18% है तो 18% तो बंदा खर्च ही करेगा, तो 82 बचाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, उल्टी गंगा हो गई, इसलिए मेरे को सवाल क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, आंकड़ा चेंजिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 50% निकाल लो। ये भी 2 लाइन का सवाल है। अब बात करते हैं अपने कितने की, 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए हैं 81:25। कितने? 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए 81:25 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो भाई, अभी इसके लिए अपने क्या होना चाहिए, जो गोले हैं ना उनका अपने को क्या होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए, यानी 4/3 पाई आर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4/3 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। ये इनके लिए, इनके जो क्वेश्चन है उनके लिए अपना क्या, तो यहाँ पे क्या है, सूत्र इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, मैंने 3 लिख दिया था, जो कि आयतन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूत्र इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जिस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए क्या है, अपने सूत्र जो याद करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और यहाँ पे भाई इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बटा जो दूसरा है उसका 4 पाई, तो अचर है ना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, इसको कैपिटल का आर स्क्वायर मान लिया। तो ये बराबर 81:25 मान के लो। ये अलग अलग त्रिज्या मान ली, त्रिज्या का बात पूछा इसने, तो ये अलग अलग 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका कैपिटल में आर स्क्वायर मान लिया अपन ने, तो ये तो कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अभी ये यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो इनके रूट हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 9:25, यानी 9/5, तो ये हो जाएंगे 9:5। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र याद होना चाहिए। अब 15 और 25 का सब एलसीएम मान लो। देखो ये एलसीएम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की। तो यहाँ पे लेके कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 15 और 25 का एलसीएम।
तो देखो मेरे द्वारा आपको भी पर्सनली यहाँ पे पढ़ाई गई थी एलसीएम और एचसीएफ की, किसकी, एलसीएम और एचसीएफ पर्सनली आपको बताई गई थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपना एलसीएम ज्ञात करेंगे किससे, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो ये सहभाज्य ले लो 5 × 3 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे मतलब इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे, भले कॉमन हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 5 स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा 5 स्क्वायर × 3 बराबर 25 या 75। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 75। अब ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात दिया हुआ है भाई। चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, चाल का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय। अब देखो यहाँ पे भी सूत्र अपने को मालूम होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो हर जगह सूत्र का रोल है, क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने चाल का अनुपात दे दिया अपने को, और समय क्या दे दिया उसने, दूरी फिक्स दे दी। सॉरी क्या दे दी इसने, दूरी अपने को फिक्स दे दी कि अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात पूछ लिया इसने। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे दूरी समान दे दी तो दूरी तो सबकी समान रहेगी, तो इसका मतलब दूरी का तो कोई रोल ही नहीं है, साफ हटा दो। अब यहाँ पे देखो ये इसका विपरीत हो गया कि नहीं हुआ, जैसे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में चलता है कि इसके क्या है, चाल के समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो ये चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 1, 2, 3, 4। तो इसका समय का अनुपात इसने पूछा अपने से, भाई उनका समय का अनुपात क्या होगा, तो ये लो समय का अनुपात साहब 1/2 कर दो, इसको 1/3 कर दो और इसको 1/4 कर दो। अब यहाँ पे वही अपना एलसीएम ले लो आप, तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 तो ये आ जाएगा 6, 2 6 6, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी 6 4 2 आ जाए, 6 4 3 आ जाएगा इनका समय का अनुपात। ठीक है, एलसीएम का रोल है यहाँ पे। अब बात करेंगे इसकी 9 नंबर के क्वेश्चन की। भाई 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने में, 45 मिनट में, 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। भाई जब जितनी मिनट में 45 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी करती है तो अपन जनरल सेंस इसकी स्पीड, तो भाई अपने को देखो बच्चे भी बता सकता है कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर चलिए तो इसकी स्पीड कितना होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इसकी चाल को 20 किलोमीटर कम कर दिया जाए। जब भाई इसकी स्पीड अभी 60 है तो इसको इसने क्या कर दिया, क्या 20 कम कर दिया, तो 20 कम कर दिया तो कितनी हो गई, 40। कितनी हो गई, अब ये हो गई कितनी, 40। अब जैसे ये 40 कम हो जाती है, अब ये बोल रहा है कि उसी दूरी को, कितनी दूरी को, 45 किलोमीटर की दूरी को 40 की स्पीड से टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भाई टाइम पूछ लिया ना इसने। अब मैंने आपको अभी बताया था सूत्र, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब चाल बराबर दूरी बटा यहाँ पे समय होगा, तो यहाँ पे देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना अपने को समय। तो समय ज्ञात करने के लिए समय को यहाँ पे ले जाओ और चाल को यहाँ ले आओ, तो मतलब समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय को ऊपर ले गए और चाल को इसके नीचे ले आए, तो समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर होगा, समय तो ज्ञात करवा रहा अपने से, तो समय बराबर लिख दो अपन, समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे देखो दूरी कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर, और चाल दी हुई है कितनी अपने को, 40। तो यहाँ शॉर्ट काट देंगे, देखो ये तो किट गए 9 बार, ये किट गए 8 बार। अब 8 से अपन इसको क्या कर देंगे अपन, इसमें देंगे, तो 1 घंटा तो अपने पास में क्या आ गया, पूरा आ गया। और उसके बाद में बच गया 1 से 1/8। अब 1 से 1/8 बच गया ना, इसमें अभी घंटे को कम करने 60 से गुणा कर दो मिनट से, तो 8 से कितने बच जाएगा, 8 7 56, मतलब 1 घंटा और 7 मिनट के आसपास आ जाएगी। ठीक है, 1 घंटा और 7 मिनट के आसपास आ जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 घंटा और 7 मिनट के आसपास आ जाएगी, मतलब 1 घंटा यानी 60 प्लस का 7 यानी 67 के आसपास आ जाएगी, मतलब 67 से ज़्यादा आएगी, 67 67 इतनी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन। आ रहा है समझ में। अब देखो अपन बात करते हैं कितने की, 10 नंबर के क्वेश्चन की। एम अकेले किसी काम को 50 दिन में कर सकता है और एन अकेले उसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर करे तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा।
ठीक है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने जस्ट देखो, अब एक ही पेपर में एक सेम तरीके के क्वेश्चन आपको दो दो देखने को मिल रहे हैं, जो तो अभी अपने क्या 10 नंबर तक ही पहुंचे, 20 नंबर तक तो पहुंचे भी नहीं है। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एम अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि एन उसको अकेला कितने दिन में करता है, 100 दिन में करता है, ठीक है साहब, 100 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, क्या करें, कार्य करें, तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे मान लिया 100 काम है, क्या काम है, 100 काम अपने को करना है, 100 काम है या लड्डू है जो भी मान लो, 100 काम अपने पास में, तो एम 50 दिन में कर रहा है, तो एम एक दिन में क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है। और एन 100 दिन में कर रहा है, तो एन एक दिन क्या कर रहा है, एक दिन का एक काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, 25 दिन कर रहे हैं, ठीक है। 25 दिन दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो भाई एक दिन में एक काम कर रहे हैं, ये भी एक दिन का 2 काम है, इसका एक दिन का एक काम है, तो दोनों मिलकर एक दिन का क्या करेंगे, एक दिन का करेंगे 3 काम, कितना करेंगे, 3 काम। एक दिन का 3 काम है, तो 25 दिन का कितना काम हो जाएगा, 25 दिन का हो जाएगा 75 काम, 75 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना माना था अपन ने, 100 काम, उसका 75 काम हो गया, तो कितना काम हो गया, मतलब 75% काम हो गया उसका। अब इसने कि सवाल में क्या पूछा है, इसका सीधा सीधा उसका कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, यानी 75% काम है उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 11 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो 11 नंबर के क्वेश्चन क्या दी हुई है अपने को, एक अंक तालिका दी हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दी हुई है अपने को, एक अंक तालिका दी हुई है, और बोला गया है कि नीचे दी गई अंक तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट मूल्य को क्या दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चनों को मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्यों अंक तालिका बनानी पड़ेगी, तो मेरे को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, इसके लिए यहाँ से इसको तो बोर्ड को कर देते हैं क्या साफ, और 11वें क्वेश्चन पे करते हैं बॉक्स। देखो अंक तालिका के इस तरीके के क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, बैंक में मिलो या एसएससी में मिलो, इनमें क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि इनमें कैलकुलेशन अपने को टफ मिलेगी। तो 5 वस्तुएं दे दी, ए बी सी डी और ई, इनका दे दिया इन्होंने अंकित मूल्य, क्या दे दिया, अंकित मूल्य, ये लो साहब अंकित मूल्य और छूट, अंकित मूल्य भी दे रहे हैं और छूट भी दे रहे हैं। जिस तरीके से अपने क्या चलता है आजकल मार्केट में, प्राइस रेट और डिस्काउंट चलता रहता है, प्राइस रेट को ऊपर कर देंगे और उसके बाद में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसमें क्या देते हैं, छूट देते हैं। इसी तरीके ये क्या होता है, सब मैथमेटिक्स का ही खेल होता है, वो टोटली देख लेते हैं किससे अपने को फायदा है और किससे नुकसान होता है। तो उसी तरीके की क्या होती है मार्केट में स्कीम आते हैं। जैसे ए वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ए वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 350, छूट कितने की दी हुई इस पर, 70 की। दूसरे कितना दिया हुआ है, 650, उस पर छूट कितने की दी हुई है, 75 की, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ अपने को 450, 450 है, 750 है, और कितना है, 850 है। उस पर 80 की है, और इस पर 72 की है, और इस पर कितने की है, 66 की। 350, 650 और 450, 750, 850, छूट कितने, 70, 75, 66 और 72 और 80। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस का छूट है, क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस बराबर प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि L1 वस्तु, L1 बराबर दिया हुआ है वस्तु C और D की छूट के औसत का मूल्य, L1 बराबर वस्तु C और वस्तु D की छूट का औसत मूल्य, छूट कितनी है, 6 2 8 8 और ये 13, 138। तो 138 का औसत मूल्य निकालेंगे, 2 संख्या को तो 2 से भाग दे देंगे कि तो कितने आ जाएगा, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा कितना भाई, 69, कितना मिल जाएगा, 69 हो जाएगा L1 बराबर। और L2 बराबर क्या हो जाएगा, सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग। तो सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब ये लो साहब, इसने क्या पूरी इसमें कैलकुलेशन निकलवा दी। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस, क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस, यानी बेचने का उसका मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य के लिए देखो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, हर संख्या का टोटल सबको जोड़ना पड़ेगा अपने को, सेल्स प्राइस A प्लस B प्लस C प्लस D का, ठीक है। तो अपने उसके लिए क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे
ये गया यहाँ से तो कितना बच गया 280, ठीक है। प्लस यहाँ से देखो 75 कम कर दिया इसने, 5 कम कर दिया, तो इसमें से देखो सीधा पहले क्या करेंगे अपन 70 कम करेंगे। 70 इसमें से अपन जैसे कम किए थे कितना बच गया 580, 80 बच गए, 580 और 5 और कम कर दो कितना हो जाएगा 575, ठीक है। 575 हो गया। इसमें से अब देखो इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले सीधा इसमें जाते हैं अपन। इसमें से 80 कम करेंगे अपन तो 50 कम कर दो सीधा, तो पहले बच गया 830 और कम कर दो तो मतलब 770, कितना बच जाएगा 770। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 70 कम करे हुए डायरेक्ट 70 कम करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 780 और 2 और कम कर दो 780, तो बोले तो 778, कितना हो जाएगा 778 हो जाएगा। अब 778 हो गया तो यहाँ पे देखो 50 कम करें सीधा 400 और 16 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 384, कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। अब देखो इनको जोड़ लो 69 तो ये है, अब इनको जोड़ेंगे और जोड़ के जो आंसर आएगा वही क्या होगा आपका आंसर आएगा। तो ठीक है, तो इनको अपन जैसे जोड़ेंगे तो अभी देखो ऑप्शन अपन दिए हुए हैं तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, मतलब 2 ऑप्शन में अपने को लास्ट में 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए गाय के अंक से जोड़ो 4 8 12 और 5 17, 17 9 26 को छक्को 26 का छक्को आंसर लाए कितनी 2 6 2 8 8 8 16 16 और 7 23 23 और 7 30 और 7 37 और 8 45 को 5 आंसर लाए कितनी 4 4 2 6 5 11 11 7 18 18 6 24 और 3 29, कितना हो गया गड़बड़ हो गई कहीं पे देखो एक बार भाई देखो 9 तो ये हो गया 5 14 और 8 22 और 4 26 छक्को आंसर लाई कितनी 2 6 2 8 8 8 16 16 और 7 23 और 7 30 और 7 37 8 45 5 आंसर लाई 4 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 6 24 24 और 3 27 हो जाएगा। लास्ट टाइम अगर हो गई यहाँ पे ये लो इसका आंसर क्या आ गया 2756 आ गया। तो मेरे को देख लो जोड़ने में टाइम लग गया और इसमें क्या सारणी बनाने में टाइम लग गया, तो आपको तो क्या हुई वहाँ पे सारणी बनी हुई दिखेगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब देखो 12वां नंबर, ये तो कितना नंबर का क्वेश्चन था 11 नंबर का क्वेश्चन। अब 12 नंबर का क्या बोल रहा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50-50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। अब साहब ये लोग घनाभ का आयतन है ना 12 नंबर का क्वेश्चन है ये आयतन, उसका सूत्र होता है क्या सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसकी क्या बोल रहा है इसकी इसने क्या कर दिया लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई को 50-50% बढ़ा दिया। तो देखो अपन जब प्रतिशत पढ़ेंगे ना उसमें सूत्र मिलेगा, क्या कर दिया इसने 50% इसको बढ़ा दिया प्लस 50% इसने इसको बढ़ा दिया, तो ये कितना असर हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसके बाद में पूछ रहा है ये 50-50% बढ़ा दिया तो इसका आयतन सेम रखने के लिए मान लो 100 रुपये तो इसको 100 सेम रखने के लिए ऊंचाई को कितना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 50-50 प्लस ये आयतन 25/100, ठीक है। ये तो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 125% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, कितने की 125% की वृद्धि हो जाएगी। अभी 125% की जो वृद्धि होगी ना तो उसको कम करने के लिए अपन को इसको कितना परसेंट करना पड़ेगा, तो इसको अपन को करना पड़ेगा 55.55% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 55.55%, कितना हो जाएगा 55.55%। इसको क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, जब जाके ये क्या होगा आयतन सेम टू सेम रहेगा जो पहले का दिया हुआ आयतन है। इसके लिए मैं आपको जब प्रतिशत पढ़ाऊंगा ना उस टाइम पे इसको क्या करूँगा आपको खोल के आराम से मतलब प्रतिशत जोड़ेंगे दो संख्याओं का इतना प्रतिशत इसमें लाभ होता है। देखो यहाँ पे 50-50 प्लस इंटू 50/100 कर दिया, तो ये कैसे आया कैसे नहीं आया, तो ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा किसमें अपन जब मैं आपको जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तब उस टाइप पे आपको ये बता दूंगा। ये पूछ रहा था यहाँ पे तो दो संख्या गुणा था इसलिए अपना 50 + 50 50% बढ़ा दी ना इन्होंने, तो ये लिख दिया ये 25% बढ़ गई टोटली बढ़ दी उसमें। अब 125% से 25% कमी है उसको 25% को कम करने के लिए अब इसको कितना कम करना पड़ेगा 55% कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अपन चलते कितने पे 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक स्थान तक पैदल जाने और यहाँ से पैदल वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है और तो 2 घंटे का समय बचा सकता है।
पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन इस पे। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहे 13 नंबर के क्वेश्चन में कि एक आदमी क्या करता है, एक स्थान तक पैदल जाने और वहाँ से पैदल आने में 6 घंटे गए। मतलब पैदल गया और पैदल ही आया। क्या किया उसने, वो आदमी पैदल ही जाता है और पैदल आता है 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अगर वो गाड़ी से जाता है और गाड़ी से आता है तो 2 घंटे का क्या बचत कर सकते हैं, यानी 4 घंटे लेगा। अब उसमें क्या बोल रहा है कि तो टोटल चली गई दूरी क्या है, 20 मील है। तो 20 मील है यानी 10 मील जाने की और 10 मील आने की। अब ये बोल रहा है सब पता कैसे चलेगा, तो टोटली देखो ध्यान, अपन उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपने पता चलेगा कि वो बात कर रहा है टोटल दूरी की। तो टोटल दूरी गया और आया तो उसमें 20 मील चली, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मील है। वो जो जहाँ पे जाके आ रहा है ना वापस, तो वो दूरी कितनी हुई, 10 मील हुई। तो यहाँ पे देखो पैदल पैदल जा गया और आया, मतलब गया 3 घंटा, आने का 3 घंटा उसका जाने का हो गया। ठीक है, तो 3 घंटा और अपन दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपने, ऑब्जेक्ट की दूरी का मान ली आधी कर दी, 10 हो गई, और टाइम भी अपने का आधा कर दिया, जाने का टाइम कर दिया, एक तरफ की दूरी और एक तरफ का टाइम। तो ये इसकी स्पीड हो गई किसकी, पैदल जाने की। इसी प्रकार से गाड़ी से गए, गाड़ी से आए, 4 घंटे टोटल लेता है। तो अपन ने यहाँ पे भी एक तरफ की जाने की टाइम ले लिया और जाने की दूरी ले ली। तो ये हो गई स्पीड किसकी, गाड़ी से। अब ये बोल रहे हैं कि वो जाता है, मान लो पैदल है और आता गाड़ी से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का सूत्र है, तो अपने पास में 2 स्पीड प्राप्त हो गई यहाँ पे। तो औसत चाल का सूत्र है 2 गुणा प्रथम स्पीड इंटू द्वितीय स्पीड बटा प्रथम स्पीड प्लस का द्वितीय स्पीड। तो इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे ना, तो 2 ये यहाँ पे कट जाएगा और ये टोटली कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, 4 मील पर घंटा। कितना हो जाएगा, 4 मील पर घंटा। देख लो। अब देखो अपन बात करते हैं कितने की, 14 नंबर के क्वेश्चन की। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है वो एक तरीके से किस पे आधारित है, अपने बॉन्ड मास पे आधारित है। किस पे आधारित है, बॉन्ड मास पे। जो संख्या पद्धति का मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, मिटा दो इसको, उतार लीजिए सब लोग इसको, सभी बच्चे इसको नोटिस कर लीजिए। इसके बाद में क्या है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको वो भी लेंथी है, तो उसके लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मिटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका जो जिन छात्रों ने लिख लिया है वो लिख लीजिए, बाकी वीडियो पॉज करने के बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में पूरी तरह से संख्या पद्धति का ही दिया हुआ है बॉन्ड मास। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे, कितना नंबर का, 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 28 गुणा का 25 भाग 7 गुणा 15 है, फिर प्लस 63 गुणा 56 भाग 72 गुणा 5 प्लस का 24 क्रॉस का 7 गुणा 7 प्लस का 8। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखो 24 गुणा का 25 भाग 7 गुणा का 15 प्लस का 63 गुणा 56 भाग 72 गुणा 5 प्लस 24 गुणा का 7 प्लस का 8। तो ये क्या है, 24 है। ये क्या है, 24 है। ठीक है, इतना बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं पे अपन मान लो इसका सोल्व करने का तरीका भूल गए। सोल्व करने का तरीका तो दूर की बात है, जैसे मैं यहाँ पे 27 लिख दिया अभी, तो कहीं पे अपन ने भाग का या प्लस का कहीं पे कुछ अंतर हो गया था, डायरेक्ट अपना क्या होता है, सूत्र गलत हो जाता है। सूत्र गलत, वो सॉरी आंसर गलत होता है। आंसर गलत होने की बात दूर की है, इसमें क्या होगा, अपना टाइम भी बहुत बर्बाद हो जाता है। अपने को क्या चलता है, बाद में पता चलता है कि अपना कहीं पे तो कोई चिन्ह अपना क्या हो गया, मिस हो गया। ठीक है, अभी देखो जो यहाँ पे अपने को मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बॉन्ड मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं, तो हटा दो, का भी नहीं है तो ये हटा दो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, भाग से शुरुआत करेंगे। भाग से इसका इसमें भाग देंगे तो 7 8 क्या हो जाएगा, 7 8 56, तो 7 पर हो जाएगा 8 से 8 7 56 और 8 नाम का 72 हो जाएगा। ठीक है,
72 हो गया ना, यहाँ काट दिया अपन ने, इसको भाग दे, एक भाग तो ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे कट नहीं रहा तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे देखो, अभी ध्यान से देखो, आप यहाँ पे चेंज कर लेना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आप वहाँ पे भी रफ काम में ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भाग दिया हुआ ना तो उसको गुणा में 1/7 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो ये जो 7/9 दिया हुआ ना, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे 7 गुणा 1/9 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणा में, तो ये 9 7 63 हो गया, हट गया ना ये ऑटोमेटिक, और ये क्या हुआ 7 चौक 28, ये तो कितना हो गया, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 100 गुणा 15 है, प्लस का चिन्ह है, तो 7 7 49 है, गुणा का क्या है 5 प्लस 24 गुणा 7 है, 7 चौक 28 को 8 8 लगी 2 और 7 दूनी 14 2 16 प्लस का क्या है 8 है। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया सब जगह, ये तो क्या हो गया 1500, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1500 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये होता है 10 से गुणा करेंगे तो कितना 490, लेकिन यहाँ पे 5 से करेंगे मतलब आधा, तो 490 का आधा अपन करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 490 में 500 का आधा कितना 250, तो 245 हो जाएगा 490 का आधा, प्लस का 168 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 176। अब देखो जोड़ लेंगे अपन 6 और 5 11 को आंसर है कितना, एक लग गई ना असल, एक आंसर लग गई, तो एक आंसर यहाँ पे 1 और 4 5 और 7 12 का 2 को आंसर है कितना 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, कितना हो गया 1921 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं पे अपन चिन्ह भूल गए या कहीं अपन ने बॉन्ड मास से नहीं निकाला, दूसरे से यूज कर लिया अपन ने, या मैंने जैसे 27 लिख दिया था, कहीं लिखने की मिसप्रिंट हो गई, तो इसमें क्या होता है कि अपना टाइम बर्बाद हो जाता है, अपने को पता बाद में चलता। अभी बात करते हैं अपन किसकी, बात करेंगे अपन क्या 15 नंबर क्वेश्चन की। यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी, क्या बोल रहा है, 2 तो इसके पास में क्या है मिक्सर है, मिक्सी जिसको अपन बोलते हैं, 2 मिक्सी है और ये क्या है इसके पास में 1 टीवी है, एक है टीवी का मूल्य 2 मिक्सर प्लस टीवी है ना का, इनका क्या दिया हुआ इसने, इसका दिया हुआ है क्या पे मूल्य बराबर कितना है 700 रुपये, कितना है 700 रुपये। जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर, 2 टीवी और 1 मिक्सर, एम लिख देता हूँ मिक्सर को, उसका मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे 980, कितना दिया हुआ है 980। तो टीवी का मूल्य पूछ लिए, क्या पूछ लिया इसने साहब, टीवी का मूल्य क्या होगा, ये लो साहब। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे देखो मिक्सी है 2 और यहाँ पे 2 टीवी है, ठीक है। अगर एक एक का है तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, एक एक का ही तो आ रहा है, यहाँ पे 2 मिक्सी है और यहाँ पे 2 टीवी हो गए, तो मूल्य क्या बढ़ गया ज़्यादा 980 हो गया, और वहाँ पे कितना था 700 था। तो इसको अपन क्या करेंगे भाई, इसको अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन यहाँ पे देखो, यहाँ जो टीवी का मूल्य लिखा था ना मैंने, तो इसके लिए अपन इसमें से क्या करेंगे, टीवी का याद करवा रहे हैं, टीवी का मूल्य, तो टीवी को बचाऊंगा मैं यहाँ पे टीवी, ठीक है। अब मिक्सी को करूँगा क्या मैं माइनस, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, यानी अपना टारगेट रहेगा टीवी को बचाना और मिक्सी को खत्म करना। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, टीवी का मूल्य ज्ञात करा रहा है, तो अपना टारगेट रहेगा टीवी को बचाना और मिक्सी को गायब करना। अभी यहाँ पे देखो 2 मिक्सी है और यहाँ पे दी हुई 1 मिक्सी, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो अपन जिस प्रकार से समीकरण हल कर देना उस प्रकार से इसको भी क्या करेंगे हल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 टीवी हो जाएगी, 2 मिक्सी हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे जो नीचे वाला जो समीकरण मिल गए ना अपने को 1 नंबर में, इसको मान लो 1 नंबर और इसको मान लो कितना 2 नंबर, कितना नंबर की समीकरण हो गई ये हो गई 2 नंबर की समीकरण। जैसे 2 नंबर की समीकरण है तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला क्या कर देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस का करेंगे क्या 1, अब 2 माइनस का 1 करेंगे। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे 2 गुणा 2 करेंगे 4 टीवी, 4 टीवी में से 1 टीवी कम करें तो क्या मिल जाएंगे अपने को 3 टीवी तो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 को यहाँ करें 2 मिक्सी, 2 मिक्सी में से 2 मिक्सी करेंगे तो मिक्सी तो क्या हो गई खत्म होगा, अपना टारगेट भी था मिक्सी को खत्म करना, क्योंकि टीवी का मूल्य पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखो 280 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 1960, और यहाँ से माइनस कर देंगे क्या 700।
जैसे करेंगे तो अपने कितना मिल जाएगा 1260। अब तो एक टीवी के बराबर कितना आ जाएगा, 3 का इसमें बाद दे देंगे कितने 1260/3, तो बराबर क्या आ जाएगा, एक टीवी का मूल्य 420 रुपये। ठीक है, आ गए। अब ये देखो, इसको जिस प्रकार से अपन बीजगणित करते हैं ना, तो उस प्रकार से इसका भी अपन ने सोल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये तो कितना नंबर का क्वेश्चन था, ये था अपने पास में 15 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कितने की, 16 नंबर के क्वेश्चन की। भाई 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 7x प्लस वाई, 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस का वाई बराबर 7/3 दिया हुआ है। कितना, 7/3 दिया हुआ, तो एक्स वाई का पूछ रहा है, तो इनका क्या करेंगे अपने, यहाँ से देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई बराबर 7/3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है x अनुपात y बराबर क्या होता है, इनका क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणनखंड कर देंगे। तो ये होता है जाएगा 7 या 21 x प्लस 3y बराबर 49 x माइनस का 7y। ठीक है, अब देखो यहाँ से 49x यहाँ पे जाएगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, इसलिए इसको लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से 21 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 28 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 28x बच जाएगा। अभी 7y इधर आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10y। अब इसने पूछा अपने को x/y, तो x को रखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे रखेंगे x/y बराबर 10/28। अब 10/28 में 2 से 5 बार और ये 2 से 14 बार, तो ये अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 5/14। ठीक है, कितना आ गया, 5/14 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, 17 नंबर का, दो अभाज्य संख्याओं का एक्स वाई और जेड का में से क्या है। देखिए बच्चों, मैंने ऐसे पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था उस टाइम पे एल शेप एस शेप में कि दो अभाज्य संख्याओं का एस शेप क्या होता है, हमेशा एक होता है और एलसीएम दोनों का गुणा होता है। ये मैंने उस टाइम पे आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ाया, ध्यान दे के पढ़ाया था। मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। और देखो ये जो एसएससी एमटीएस की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि दो एक्स और वाई दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एस शेप क्या होगा, मतलब में से क्या होगा, तो उनका दोनों का में से क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर का 18 क्या कह रहा है कि 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, 160 रुपये। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको तो मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे कितने नंबर की क्वेश्चन की, अपन बात कर रहे हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 18 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को मूलधन कितना है, 16,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपये मूलधन दिया हुआ अपने को 16,000 रुपये। ठीक है, अब मूलधन अपने को 16,000 रुपये दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच में अंतर है ना 2 वर्षों का, कितना, 2 वर्षों का अंतर, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज का 2 वर्षों का जो अंतर है ना वो कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये मैं आज जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, जब ये बताऊंगा आपको 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उनका जो अंतर है उसका सूत्र होता है r²/100। कितना होता है, r²/100%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये कितना परसेंट है, 160 है। कितना अंतर दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 160 अंतर दिया हुआ दोनों में, एस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए अब देखो यहाँ पे मैं जब आपको ये बता रहा था कि जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 वर्षों का 3 वर्षों का कितना इसमें अंतर होता है। तो 2 वर्षों का जो अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अंतर की दर होती है ना वो r²/100% होती है। मतलब इनके जो ब्याज दर दी हुई होती है ना उसका स्क्वायर करके उसमें 100 का भाग दे देंगे और जो प्रतिशत प्राप्त होगा वो क्या होता है, दोनों का अंतर की प्रतिशत की दर प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखो अंतर दिया हुआ है 160, तो 160 है, ये कितना है 16,000 का कितना परसेंट है ये देखेंगे अपन। ठीक है,
और जो परसेंटेज आएगा उसको इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दी अपन ने, यहाँ कर दिया 1, तो ये कितना आ गया 1% के बराबर आ गया। तो 1% तो 1 कट गया, तो ये आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ से इसको यहाँ से ले जाएंगे 100 हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर कितना आ गया 10% आ गया। तो दर क्या हो गई 10% हो गई। तो देखो ये भी इसमें से भी काफ़ी अच्छा है, ये टॉपिक क्रिटिकल है और इसमें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट में ये जो सूत्र आया इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, 3 वर्षों का आ जाए तो क्या करेंगे अपन, ये 144 आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जब आपका अपना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, मैं पेपर क्या यहाँ पे पर्सनल नहीं पढ़ा रहा, आपको पेपर क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ एमटीएस का। ठीक है, 2 वर्षों का अंतर दिया हुआ 160 है, जहाँ पे मूलधन दिया हुआ तो उसका अपन परसेंटेज ले लिया। अब 2 वर्षों का जो अंतर है ना उसके जो प्रतिशत की दर होती है वो होती है आर स्क्वायर बटा 100%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकलेगा वो आर स्क्वायर बटा 100% के बराबर रख देंगे अपन। 1% आया था परसेंट से अपन परसेंट कैंसिल कर दिया, इसके बराबर 100 यहाँ से जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगी 10% हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है ये है सेकंड लास्ट यानी 19 नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक आदमी मान लो 100 रुपये कोई चीज़ है, अपन ने माना ये, तो ये क्या किया अपन ने मान लिया। एक आदमी है एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर, यानी मान लो 145 रुपये में बेच दिया इसने। ठीक है, 145 रुपये में बेच दिया इसने। अब 145 रुपये में बेच 45% का लाभ अर्जित करता है तो अपने 100 रुपये मान लो खरीदी तो 145 इसने बेच दी। यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता है, यानी दुगना मूल्य पर बेचता है, इसका दुगुना कर दिया अपन ने 2 से, तो कितना होगा 290। तो ये बोल रहा है कि उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 100 खरीद तो उसकी 100 रुपये की है ना, तो इसका लाभ प्रतिशत 190% हो गया। कितना हुआ 190 हो गया। ठीक है, सीधा ये भी इसमें कैलकुलेशन करने की, अभी ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो क्या है इसमें बिना वो भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक क्वेश्चन है 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, और मतलब ये भी क्या है एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए वाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए वृत्तालेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रक कितने 1800 हैं। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। ठीक है, डी और एफ द्वारा निर्मित, अब यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई चार्ट बनाया गया है डिग्री में। तो देखो क्या होता है, टोटली ऑल ओवर मान कितना होता है 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। कितने खंड कर रखे इसने यहाँ पे, 1 2 सॉरी इसको सही बनाना पड़ेगा यहाँ से बीच में, यहाँ पे दे देंगे इसके केंद्र बिंदु, यहाँ नहीं। ठीक है, 1 उसके बाद में 2 उसके बाद 3 और ये 4 हो जाएगा। देखो क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये बहुत ही बारीकी से दिख रहा है मेरे को, 150 डिग्री है ये। ठीक है, और ये कितना है 67 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना है, ये है डी है, ये है आई, और ई कितना है 25%, ये क्या है 25% है, और ई है। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा है किसकी, ऐप की, किसकी बात कर रहा है ऐप की। ऐप की को कितना बता रखा है इसने, यहाँ पे जो ऐप है ना उसको बता रहा है 46%। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहा है 22% किसकी, जी की। ठीक है, और 22% हो गया, और बात कर रहा है उसके बाद में एच की, कितनी 50 डिग्री एच का। ये सभी वैल्यू किस में है, डिग्री में दी हुई है। किस में दी हुई है, डिग्री में दी हुई है। और ये 67 हो गई, कितनी हो गई 67 हो गई। इस प्रकार से देखो राउंड फिगर में कितनी होती है वैल्यू 360 होती है।
अभी ये बात कर रहा है क्वेश्चन, देखो अभी यहाँ पे तो मैं आपको इसको भी बता सकता हूँ सॉल्यूशन करके, सोल्व करके, पर यहाँ पे जितनी जानकारी पूछी गई ना उतनी जानकारी पे काम करेंगे, ज़्यादा शान पता पड़े यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटली जो मान दिया हुआ है ना यहाँ पे टोटल, वो टोटल मान कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, ठीक है, 1800 ट्रक है। और कंपनी कितने, 1 2 3 4 5 6 कंपनी है, ठीक है। डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या, जी और आई द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जी डी और एफ द्वारा, अब देखो डी की वैल्यू देंगे 125, ये 50 डिग्री दी, 150 डिग्री और ये 122 डिग्री, तो कितना होगा 172 डिग्री, कितना होगा 172 डिग्री हो गया। डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या, जी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जी और आई मतलब जी ये रहा, कहाँ रहा जी, ये रहा जी, पहले डी और एफ की बात करी थी ना इसमें, डी ये रहा यार, सॉरी यहाँ डी और एफ ये रहा ना, तो 46, तो ये 196 हो रहा है ना, ये तो भाई 150 डी हो रहा है, एफ 46, तो ये कितना हो रहा है 196 हो रहा है। अब ये बोला डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या ना, जी और आई मतलब जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे रहा और आई यहाँ पे रहा, तो कितना होगा 6 7 9 और यह 89, कितना होगा 89 डिग्री, 89 हो गया ना, 89 डिग्री की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इससे भी निकाल के कर सकता हूँ, पर जब मेरे को यहाँ पे पूरी संख्या डिग्री में है, भाई ये डिग्री में अगर यहाँ पे बड़ा मान दिया हो तो इसकी वैल्यू अपने को बड़ा मिलेगी, यहाँ पे छोटी वैल्यू दी हुई है, छोटा डिग्री दी हुई है, तो इसकी भी छोटी मान मिलेगा अपने को। तो मैं इनको क्यों मान ज्ञात करूँ, मेरे को तो प्रतिशत की बात कर रहा है ना, जब प्रतिशत की बात कर रहा है तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, इसको 196 मान के, इसको 89 मान के 100 से इसको कर दूंगा मैं डायरेक्ट ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 89, अब बचपन वाला जो भाग की विधि है वो इसमें अपन कर लेंगे, 196, 2 0 लगा दो, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें भाई इसमें जाएगा 2 बार गए तो 8 और ये जाएगा 17, 178 8 और यहाँ कितने 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार जाएगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा 178, ठीक है। तो कितने बच गए 2, ये हो जाएगा 20, नहीं जा रहा ना, 10 लगा तो 200 हो जाएगा, तो फिर 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। देखो यहाँ मैंने 2 बार गया 89 में 178 आ गया, 2 लिख दिया, फिर उसके बाद में 178 आ गया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 बच गया था, 1 0 उतार ली थी, उसके बाद में 1 0 मैंने यहाँ पे उतार ली, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 22.2 लिख दिया। अब कॉमन सेंस की बात देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको 22 से गुणा करूँगा ना, जब इसको 100 से मैं गुणा करूँगा 89 को, तब जाके तो मेरे को 8900 मिलेगा। अब यहाँ पे तो ये भाग खुला है, अब तो कहाँ 22 से गुणा करने 22 बार थोड़ी भाग जाएगा, तो ये कितने बार जाएगा 220 बार। मतलब मेरा कहने का मतलब आपको ये समझाने का है कि यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो गई थी, लिखा नहीं पाया या मेरे ध्यान में नहीं आया, पर यहाँ पे देखो कॉमन सेंस अगर यहाँ पे पकड़ना चाहेंगे ना तो ऐसे 100 से गुणा करेंगे इसको पकड़ सकते हैं भाई 22, जबकि 100 से गुणा करने पे आपको 8900 प्राप्त हो रहा है, तो इसको 22 से गुणा अपन करेंगे तो और भी कम संख्या प्राप्त होगी ना अपने को, तो ठीक है। तो इसके लिए 220 है और यहाँ पे दशमलव है, पॉइंट 2 है आगे, ठीक है 220.2। अब ये देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से डायरेक्ट जो आंकड़ा दिया है डिग्री का उसी से मैंने कर लिया, नहीं तो इसको 18 को फिर कन्वर्ट करता, फिर 18 से करता, मेरे को आंसर तो वही आना था। यहाँ 2 बार दिया 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 बार दिया 2 बार आ गए, जो भाग टूट गई 0.2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे द्वारा 2 मई 2023 को सुबह की शिफ्ट जो SSC MTS की में जो 20 क्वेश्चन आए थे मैथ के वो करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें अपन बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर। अगर मेरे द्वारा जो आपको सॉल्यूशन करवाए गए MTS के पेपर का अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम भी चैनल है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर तरीके का यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी आपको प्राप्त होगा और नोटिफिकेशन भी आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए और आपके दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। डेली रात्रि 8 बजे यहाँ पे आरएस अग्रवाल और यहाँ पे जैसे जो भी पेपर होंगे उनके आंसर की आएगी या पेपर जो भी मेरे पास में अवेलेबल होगा उसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने की
कोशिश करूंगा और करवाता रहूँगा। रात्रि 8 बजे डेली यहाँ पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप गणित में इंटरेस्ट रखते हो और प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हो या आपका कोई भी जानने वाला प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके आपके दोस्तों को। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट RS अग्रवाल की जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।